हेलो एवरीवन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम क्या था? इंडियन पीनल कोड। लास्ट जो पार्ट हमारा बचा उसका नाम क्या है? जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस। अब देखिए, हमने जो पहले पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि एक ऑफेंस क्या होता है, उसकी जो पनिशमेंट है, पेनल्टीज है, वो क्या है। ठीक है। अब जो लास्ट पार्ट है इसमें क्या है कि जनरल एक्सेप्शंस, यानी हमने जो भी पनिशमेंट पढ़ी, उसके जो जो ऑफेंसेस थे या पनिशमेंट पढ़ी, ठीक है, उनकी एक्सेप्शंस क्या है। अब मान लीजिए एक बच्चा है छोटा सा 5 साल का, वो कोई चीज़ उठा के भारी सी कोई तीखी चीज़ उठा के मारता है, इससे किसी दूसरे बच्चे को बहुत चोट लग जाती है, उसका खून बहने लगता है। अब सवाल ये आता है कि क्या उस छोटे से बच्चे को इसलिए वो चीज़ उठा के मारी तीखी सी, क्या उसको सज़ा दी जा सकती है? अब मान लीजिए एक पागल व्यक्ति है, एक पागल व्यक्ति है, ठीक है, वो पागल खाने में मान लीजिए उसने कोई चीज़ उठा के मारी, या वहाँ का जो वार्ड था, गेट कीपर था, उसको धक्का मार दिया, उसको चोट लग गई, क्या उस पागल को सज़ा दी जा सकती है? या मान लीजिए जज है कोर्ट का एक, ठीक है, उसने कोई डिसीजन दिया, उन्हें लगा कि ये मैं डिसीजन दे सकता हूँ और ये मेरी जुरिडिक्शन में है। अब जो उन्होंने डिसीजन दिया उससे किसी पार्टी को नुकसान हुआ, क्योंकि एक पार्टी के खिलाफ था डिसीजन वो। बट बाद में क्या हुआ कि जो ऊपर वाला कोर्ट था, जो सुपीरियर कोर्ट था, उन्होंने उस जज साहब की जो ऑर्डर था उसको पलट दिया। ठीक है। अब क्या है कि अब जज के डिसीजन देने से जो पार्टी को नुकसान हुआ, क्या वो पार्टी जज के खिलाफ केस कर सकती है? नहीं, क्योंकि यहाँ जज ने जो डिसीजन दिया हुआ है वो किस प्रकार से दिया, उन्होंने अपनी गुड फेथ में डिसीजन दिया है और अपनी जुरिडिक्शन, उनको लगा कि मेरे पास जुरिडिक्शन है, उन्होंने डिसीजन दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे पार्टीज का इंटेंशन नहीं होता गलत काम करने का, ठीक है, या पार्टी कैपेबल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है इस बारे में कि हाँ, कि सही क्या है गलत क्या है, जैसे बच्चा हो गया छोटा, या अनसाउंड माइंड का हो गया, ठीक है। या पार्टी क्या है कि मान लीजिए सेल्फ डिफेंस में कोई काम करती है, आप मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, और अपने को आपको बचाने के लिए मैंने आपको धक्का मार दिया, आप गिर पड़े, आपको चोट लग गई, ठीक है। अब मैं क्या है कि सेल्फ डिफेंस में आपको धक्का दे देता हूँ, या सेल्फ डिफेंस में मैंने आपको मुक्का मार दिया, आपको चोट लग गई, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं? ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मुझे अपराधी नहीं माना जाएगा, मैं इंडियन पीनल कोड में लायबल नहीं होऊंगा। तो जनरल एक्सेप्शन में हमने यही पढ़ना है कि हाँ, कौन से केसेस में क्या है कि एक व्यक्ति एक काम करता है, ठीक है, दूसरे को वो नुकसान होता है, ठीक है, बट फिर भी क्या है, वो लायबल नहीं होता। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल और भी है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, और डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज करते हैं, और पेशेंट का इलाज करते समय क्या है कि बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, तो क्या आप डॉक्टर के खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जा सकता है? ऑब्वियसली नॉट। बट हाँ, यहाँ पे क्या है कि इंटेंशन नहीं होना चाहिए, उनकी जो लापरवाही है, नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए एक डॉक्टर जो है किसी पेशेंट का इलाज करते समय जो कैंची है या टॉवल है वो क्या है पेट में छोड़ देता है, अब क्या डॉक्टर के खिलाफ केस किया जा सकता है? ठीक है, यस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ लापरवाही का केस है, नेग्लिजेंस का केस है, यहाँ लापरवाही है, नेग्लिजेंस है। तो हमें देखना पड़ेगा पूरा कि हाँ, कि जो काम किया जा रहा है वो गुड फेथ में किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, लापरवाही तो नहीं हो रही, क्या इंटेंशन तो नहीं है इस काम को करने का, ठीक है। ये क्या है, सारा जनरल एक्सेप्शन में आएगा। तो याद रखिए, हमने जो भी इंडियन पिनल कोड में पढ़ा है, ऑफेंस का डेफिनेशन दिया था, उसका जो पनिशमेंट था वो दिया था, ठीक है, वो सेक्शन जितना भी इंडियन पिनल कोड है इन केसेस में अप्लाई नहीं होता। ये सारी की सारी क्या है, एक्सेप्शन है और जनरल एक्सेप्शन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन पिनल कोड 1860 provides for general exceptions for a person accused of committing any offense under the code to plead in his defense। कहते हैं कि देखिए, अब जो इंडियन पिनल कोड है, ठीक है, ये क्या है, ये कुछ एक एक्सेप्शन देता है फॉर ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस अंडर द कोड टू प्लीड इन हिज डिफेंस। यानी एक व्यक्ति क्या है कि अपने डिफेंस में कुछ एक बातें कह सकता है, ठीक है, एक व्यक्ति क्या है अपने डिफेंस में क्या है कुछ एक बातें कह सकता है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा वो पेन नहीं चल रहा था, ठीक है, स्टाइलस चल नहीं रहा था। क्या कहते हैं, इंडियन पिनल कोड 1860 ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर जनरल एक्सेप्शंस फॉर ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस अंडर द कोड टू प्लीड इन हिज डिफेंस। कहते हैं कि इंडियन पिनल कोड कुछ एक्सेप्शन देता है, जनरल एक्सेप्शंस, जहाँ पे व्यक्ति क्या है कि अपने डिफेंस में अपनी बात रख सकता है, ठीक है। जनरल डिफेंसेस और एक्सेप्शंस आर कंटेन्ड in section 76 to 106 of IPC। In general exception to the criminal liability there will be absence of mens rea। ठीक है, यानी कि कहने का भाव क्या है, यानी एक्सेप्शंस वहीं पे लागू होती है जहाँ मेंस रिया मौजूद नहीं है, यानी जहाँ गिल्टी माइंड है, इंटेंशन ही गलत काम करने का है, तो वहाँ तो फिर सजा होगी ऑन द पार्ट ऑफ रॉन्ग डूअर, ठीक है। इफ दर इज एनी जनरल डिफेंस ऑफ द अक्यूज इन द क्रिमिनल केस द बर्डन ऑफ प्रूविंग लाइज ऑन हिम। ये याद रखना कि जहाँ पे देखिए एक व्यक्ति डिफेंस दे रहा है,
कि मैंने ये काम गलत नहीं किया, ठीक है, इंटेंशन नहीं था मेरा यहाँ पे, ठीक है, मुझे पता नहीं था, कुछ भी वो कहता है, ठीक है, ये कहता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ठीक है, या बच्चे की उम्र ही कम है, 7 साल से नीचे है, तो वहाँ पे क्या है कि ये प्रूव करना इसका काम है रॉन्ग डूअर का। अब बच्चे को तो क्या प्रूव करना है, ठीक है, वहाँ तो उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, नहीं, अंडर सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये बर्डन जो प्रूव करने का किसके ऊपर है, जिसने गलत काम किया है। जैसे डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर ने इलाज करते समय क्या है कि जो पेशेंट की है वो डेथ हो जाती है, डॉक्टर इलाज कर रहा है। अब जो उसके घर वाले हैं, पेशेंट के जो अपने रिलेटिव्स हैं, वो केस फाइल कर देते हैं डॉक्टर के खिलाफ कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण क्या है कि पेशेंट की डेथ हुई है। अब डॉक्टर को यहाँ प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भी यहाँ पे उसकी कोई लापरवाही, नेग्लिजेंस वगैरह नहीं है। द एक्सेप्शन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग केम विद इन द फॉलोइंग 6 कैटेगरीज, तो 6 कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक है जुडिशियल एक्ट्स है, सेक्शन 77, 78, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है 76, 79, एक्सीडेंट 80 है, ट्रैफलिंग एक्ट है सेक्शन 95 है, कंसेंट के साथ कुछ किया गया है 87 प्लस 90 सेक्शन है, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन सेक्शन 81 टू 86 है एंड 92 टू 94 है, ठीक है। अब हम क्या है कि एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे पहले हम डिस्कस करते हैं जुडिशियल एक्ट्स। जुडिशियल एक्ट्स ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 77 एंड 78। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 77। पहला क्या है, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। इफ एनी जज इन दिस अथॉरिटी इन गुड फेथ बिलीविंग ऑथराइज्ड बाय लॉ कमिट्स एनी एक्ट, नो ऑफेंस इज अट्रैक्टेड। कहते जब कोई जज अपनी अथॉरिटी में रह के कोई काम करता है, उसको लगता है कि हाँ वो ऑथराइज है बाय लॉ, ठीक है, बिलीव कर रहा है वो, एक तो क्या है गुड फेथ में काम कर रहा है वो, बिलीविंग ऑथराइज बाय लॉ। जैसे मान लीजिए एक जज है, वो अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जाके कोई डिसीजन देता है, अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके कोई डिसीजन देता है, ठीक है, उसको लगता है कि हाँ उसके पास ये जुरिडिक्शन है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि अब सामने वाली पार्टी केस करती है, वो केस जीत जाती है, ठीक है, और जो जज का जो पिछला डिसीजन है वो पलट दिया जाता है सुपीरियर कोर्ट द्वारा। तो उस केस में क्या होगा कि जो जज है उसके खिलाफ मुकदमा नहीं किया जा सकता, जज इसके लिए कोई लायबल नहीं होगा, ठीक है। तो जज ने जो डिसीजन दिया ये जानते हुए कि हाँ उसको लगा कि हाँ भी ये मेरे पास ये पावर है ये काम करने की, ठीक है, डिसीजन देने की, तो उसने जो काम किया जज ने वो इन गुड फेथ किया और ऑथराइज बाय लॉ क्या अपनी अथॉरिटी के विदन किया, अपनी अथॉरिटी के विदन किया, ठीक है, याद रखना, और गुड फेथ किया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि जज लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट है 78। अब देखिए जज ने जो डिसीजन दिया, अब जज ने जो डिसीजन दिया होता है तो जो अथॉरिटीज़ होती हैं उसे इम्प्लीमेंट करना होता है। मान लीजिए जज ने कहा कि इसे गिरफ्तार किया जाए, ठीक है, या जज ने डिसीजन दिया कि हाँ पे ये जो बिल्डिंग है इसको क्या है तोड़ दिया जाए। अब जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन थी या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया मान लो उस व्यक्ति को जज के कहने पे, या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन थी जो उन्होंने क्या है वो बिल्डिंग तोड़ दी, ध्वस्त कर दी, डिस्ट्रॉय कर, डेमोलिश कर दी, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, ऊपर वाले कोर्ट का जो लोअर कोर्ट के खिलाफ क्या है वो डिसीजन चला जाता है। तो जो ये अथॉरिटीज़ थी जिन्होंने ये डिसीजन कोर्ट का इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है, अब उनको था कि यहाँ भी जो कोर्ट का डिसीजन आया है उसे उन्हें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो कोर्ट के डिसीजन को मानने के लिए उन्होंने वो काम किया है कि नहीं। तो उस केस में क्या होता है कि जो ये अथॉरिटीज जो काम कर रही हैं, ठीक है, एज पर द ऑर्डर ऑफ द जज, एज पर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वो लायबल नहीं होती। देखिए बहुत सारे मंत्रालय होते हैं देश के, ठीक है, स्टेट्स के, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज होती हैं, अब वो बहुत सारे काम करती हैं एज पर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग उन्हें काम करना पड़ता है। अब क्या होता है कि बाद में क्या है कि हो सकता है कि कोर्ट अपने डिसीजन को रिवर्स कर दे, बाद में रिवाइज कर दे डिसीजन को, बट उस मंत्रालय जो थे, मिनिस्ट्रीज थी, उन्होंने जो काम कर दिए एज पर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, जो प्रीवियस जजमेंट ऑफ द कोर्ट, ठीक है, तो वो क्या है सही माने जाएंगे। तो पहला है कि जो जज है, ठीक है, जो जुडिशियल अथॉरिटी है, वो जो अपनी अथॉरिटी में रह के विद इन हिज अथॉरिटी, ठीक है, कोई इन गुड फेथ जो काम करती है, ठीक है, वो क्या है वैलिड माना जाएगा। यानी कि उसको जो उन्होंने किया बेशक वो ऑफेंस है बाकी कोई करता, बट जज के लिए क्या है ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। याद क्या रखना है, एक उन्होंने अथॉरिटी में रह काम किया प्लस गुड फेथ में काम किया, ठीक है, और ये सोच रहा था जज कि हाँ वो ये काम कर सकता, बट एक्चुअली में उसको पता नहीं था कि ये कर नहीं सकता। दूसरा है जो अथॉरिटीज़ हैं वो जज के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ आगे काम करती हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो लायबल नहीं रहती, ठीक है। व्हेन एनी एक्ट इज कमिटेड ऑन द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट का जजमेंट आया या ऑर्डर आया, उस कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है,
which is in force. It is no offense even if the judgment or order of the court is without any jurisdiction. यानी जज ने जो डिसीजन दिया था, ठीक है, वो विदाउट जुरिडिक्शन दिया था, मतलब जुरिडिक्शन ना होते हुए भी डिसीजन दे दिया। अब उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए अथॉरिटी ने वो काम कर दिया, जज ने बोला, ठीक है, जज के ऑर्डर या जजमेंट में था। तो अब कहते हैं कि जो अथॉरिटी जो काम कर दी है वो उसके लिए लायबल नहीं है। दो द पर्सन हु एग्जीक्यूट द जजमेंट एंड ऑर्डर मस्ट बिलीव दैट कोर्ट हैज़ द जुरिडिक्शन, ठीक है। और कहते हैं कि दो बेशक पर्सन हु एग्जीक्यूट द जजमेंट एंड ऑर्डर मस्ट बिलीव दैट द कोर्ट हैज़ द जुरिडिक्शन, ठीक है। और जो व्यक्ति ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, उसे ये मस्ट बिलीव दैट, उसे ये पूरा विश्वास होना चाहिए, हाँ, कोर्ट ने अपनी जुरिडिक्शन में रह के डिसीजन दिया होगा, ठीक है। सेक्शन 77 जो था पहला, वो बताता था जुडिशियल अथॉरिटीज़ को। सेक्शन 77 किसको प्रोटेक्ट कर रहा था? जुडिशियल अथॉरिटीज़ को, जो विद इन हिज अथॉरिटी इन गुड फेथ कोई काम करती है, ठीक है, कोई एक्ट कमिट करती है, ठीक है, तो वो क्या है, लायबल नहीं होती। और 78 क्या है, जो कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर के तहत जो अथॉरिटीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, वो काम करती है, तो वो भी लायबल नहीं होती। बट दे मस्ट बिलीव दैट कि ऑर्डर जो दिया गया है वो विद इन जुरिडिक्शन दिया गया है। तो सेक्शन 77 प्रोटेक्ट्स जजेस फ्रॉम एनी क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर द जुडिशियल एक्ट्स। और जो सेक्शन 78 है, एक्सटेंड दिस प्रोटेक्शन टू मिनिस्टीरियल एंड अदर स्टाफ, ठीक है, कोई भी स्टाफ है, सरकारी स्टाफ है, मंत्रालय कोई है, तो वो एज पर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट जो काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो वो भी क्या है, उनको भी एक तरह की इम्यूनिटी दी गई है, उन्हें भी एक तरह का एक्सेप्शन दिया गया है। हु मे बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट इफ सच इम्यूनिटी वॉज नॉट एक्सटेंडेड देन एग्जीक्यूटिंग और इम्प्लीमेंटिंग कोर्ट ऑर्डर्स वुड बिकम इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर ये इम्यूनिटी ना दी जाए तो कोई भी नीचे वाली अथॉरिटी जो है, कोई भी मंत्रालय है या कोई भी सरकारी स्टाफ है, वो कोर्ट के डिसीजन को इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डरेगा कल को कोर्ट का डिसीजन पलट ना जाए, ठीक है, केस ना हो जाए उसके खिलाफ। तो कोर्ट के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक अथॉरिटी कुछ करती है तो उसके लिए वो लायबल नहीं रहती। तो 2 पॉइंट आपके हो गए। चलिए, ये हमने क्या पढ़ा, जुडिशियल एक्ट जो है, ठीक है। पहला क्या था कि जो जुडिशियल अथॉरिटी है विद इन हिज अथॉरिटी इन गुड फेथ काम करती है, जो उन्हें लगता है कि ये सही है, ठीक है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं है, तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और दूसरा है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है, वो कोर्ट के ऑर्डर को या जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो जो काम वो जरूरी है, ठीक है, वो करती है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं है। नेक्स्ट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यह सेक्शन 76 एंड 79। देखिए, पहली बात तो याद रखिए, यहाँ पे बात किसकी की गई है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, ठीक है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ की, ठीक है। अब होता है कि कीप टू द लेफ्ट, अब मैं राइट की ओर चल रहा हूँ, ठीक है, अब पुलिस वाले मेरा चालान काटते हैं, तो मैं कहता हूँ मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ भी लेफ्ट में जाना होता है, तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ है, कानून का मुझे नहीं पता, तो मैं लायबल हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता। हो सकता है कि मैं गुड फेथ में, ठीक, अनजाने में क्या है कि मैं राइट साइड चला रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि लेफ्ट में चलाना है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि राइट में गाड़ी जो है या कार वगैरह जो भी है मुझे चलानी है, ठीक है। तो इस केस में देखिए, जहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको क्या है, ऑफेंस मानना ही पड़ेगा, वहाँ सजा मिलेगी, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। क्या बोल रहा हूँ मैं? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे क्या है कि पता ही नहीं था इस कानून के बारे में। तो अगर ये बहाना मारते हैं कि आपको कानून के बारे में नहीं पता, तो आप लायबल होंगे, आपको याद रखना है। और दूसरा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ये है कि जंगल में एक व्यक्ति रहता था, ठीक है, अपने परिवार के साथ। अब क्या है कि उस जंगल में क्या है कि उसके घर के आसपास कई बार क्या था कि जानवर घुस जाया करते थे, ठीक है, जानवरों का एरिया था जंगल, जैसे आपको पता होता है। तो वहाँ पे क्या है कि उसको लगा कि उसके घर में शायद कोई क्या है कि चीता घुस गया है, ठीक है, टाइगर क्या है घुस गया उसके घर में। तो एक्चुअल में उसका बेटा वहाँ पे खेल रहा था, तो उसने उसमें इस डर में कि यहाँ भी चीता घुस गया है वहाँ पे, तो उसने गोली चला दी। अब गोली जो है उसके बेटे को लग गई और बेटा उसका मर गया। यहाँ पे क्या है, उसका इंटेंशन नहीं था उसको अपने बेटे को मारने का, ठीक है। तो वहाँ पे उसने जो गोली चलाई थी वो क्या है कि क्या अपने आप को बचाने के लिए चलाई थी, कि वो चाहता था कि हाँ, कि यहाँ पे क्या है कि जो चीता है, जो जानवर घुस गया, वो किसी को नुकसान ना पहुँचा दे, उसको मार दिया जाए। तो व्हाट वाज दैट? दिस इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ठीक है। तो बाउंड बाय लॉ, एक व्यक्ति जो बाउंड बाय लॉ है वो करता है, ठीक है, और उसके यहाँ पे क्या है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। इफ एनी वन commits any act which he is bound to do or mistakenly believes in good faith that he is bound by law to do, he is not guilty
द मिस्टेक और इग्नोरेंस ऑफ मस्ट बी ऑफ फैक्ट बट नॉट ऑफ लॉ। कहते हैं कि देखिए एक व्यक्ति एक ऐसा काम करता है विच ही इज बाउंड टू डू, जो बाउंड है, या मिस्टेकली बिलीव्स इन गुड फेथ दैट ही इज बाउंड बाय लॉ। ठीक है, उसको लगता है कि मैं बाउंड बाय लॉ हूं, बट एक्चुअल में वो नहीं है। टू डू ही इज नॉट गिल्टी। पर ये मिस्टेक है या इग्नोरेंस है, किसकी होनी चाहिए? फैक्ट की होनी चाहिए। मैंने पहले बताया, नॉट ऑफ लॉ। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो क्या है, आपका एक एक्सक्यूज है ही नहीं, आपका डिफेंस है ही नहीं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। इफ मिस्टेकन फैक्ट्स वर ट्रू, एक्ट वुड नॉट बी एन ऑफेंस। जहां पे आपको गलती लगी है और वहां वाकई ही आपको गलती लगी है, तो यहां पे कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज ए जनरल डिफेंस बेस्ड ऑन कॉमन लॉ मैक्सिम। ये याद रखना अच्छे से कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूजेज। ठीक है, अगर आप कहते हो कि हाँ मुझे फैक्ट की गलती लगी है तो आप बच जाएंगे। अगर आप कहते हो मुझे लॉ की गलती लगी है, कि मुझे लॉ के बारे में नहीं पता था, तो आप नहीं बच पाएंगे। तो इग्नोरेशिया फेसिट एक्सक्यूसेट, इग्नोरेशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट, यानी इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूज। आपको इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट तो बचा सकता है, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ आपको नहीं बचाएगा। इन द मिस्टेक ऑफ फैक्ट द अक्यूज डज नॉट पोजेस मेंसरिया और गिल्टी माइंड। ठीक है, यहाँ पे केवल क्या है, उसको गलती लगी है। ठीक है, यहाँ पे उसका कोई गलत काम करने का इंटेंशन नहीं था। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है, नोट करिए। ए सोल्जर फायर्स ऑन ए मोब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर ऑन कन्फॉर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ, ही हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस। सिंपल सी बात है। तो देखिए एक व्यक्ति जो बाउंड बाय लॉ है, जो क्या है, बाउंड बाय लॉ है एक काम करने के लिए, ठीक है, और वो काम करता है, बट उससे कुछ गलत काम हो जाता है। ठीक है, अब वो गलती से गलत काम हो जाता है, ठीक है, पर उसके लिए वो लायबल नहीं रहता। जैसे देखिए यहाँ पे साफ साफ कहते हैं कि सिपाही है तो उसने अपने सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर मानना ही है। जैसे अब भीड़ हो चुकी है, ठीक है, अब भीड़ में क्या है कि उसने उनको अब भीड़ बहुत हो चुकी है, उसमें कुछ लोग गलत घुस चुके हैं, कुछ लोग सही भी हैं, बीच में अपने आराम से जा रहे थे लोग, वहाँ खड़े हैं। अब क्या हुआ, अब पुलिस वाले को, जो एक सोल्जर है, उसको उसके सुपीरियर ने ऑर्डर दिया कि हाँ गोली चला दो। अब जो पुलिस वाला सोल्जर जो है, सिपाही है, उसने जो गोली चलाई, अब जो गोली चल गई वो किसी एक क्या है लेडी खड़ी सी शरीफ सी, उसकी वहाँ जा लगी। ठीक है, अब क्या उसका वहाँ उसको मारने का इरादा था? ठीक है, नहीं, बट यहाँ पे क्या है कि वो मारना, उसको लगा कि यहाँ पे ये लेडी क्या है वो डंग कर रही है, या फिर उसने गलती से उसको गोली मार दी, मारने किसी को थी, किसी को गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उससे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो वो काम कर रहा था वो क्या था, बाउंड बाय लॉ था, कि उसको अपने सुपीरियर जो अथॉरिटी है उसके हुक्म को भी मानना था। है कि नहीं? तो ये है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो जहाँ एक व्यक्ति क्या है, बाउंड बाय लॉ है, बट वो एक एक्ट कमिट करता है मिस्टेकनली, ठीक है, तो फैक्ट की उसको मिस्टेक लग जाती है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होता, वो ऑफेंस नहीं माना जाता। ठीक है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है आपका 77 हो गया, ठीक है, 76, 77 पहले हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ। देखिए पिछला जो सेक्शन था वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये था कि वहाँ पे क्या है कि बंदा बाउंड है, वहाँ पे क्या था कि व्यक्ति बाउंड है, बाउंड, तो उसे करना ही करना है। ठीक है, क्या है, बाउंड बाय लॉ। ठीक है, व्यक्ति क्या था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है जिसको करने के लिए वो क्या था, एक्चुअल में बाउंड बाय लॉ था, जैसे हमने डिस्कस किया कि हाँ भी उसको ऑर्डर थे, ठीक है, अपने सुपीरियर के कि ये काम करना है। नेक्स्ट है कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी, इफ एनीवन कमिट्स एनी एक्ट विच इज जस्टिफाइड बाय लॉ और बाय पर्सन ऑफ मिस्टेक, बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। उसे ये लगता है कि हाँ कि ये काम क्या है कि जस्टिफाइड बाय लॉ है। ठीक है, और वो ये काम कर देता है। ठीक है, अब उसके बट उसको वहाँ पे गलती क्या हो रही है, उसे गलती क्या हो रही है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट लग गया। तो सेम ऐसे ही है कि उसको गलती लग गई, उसको लगता है कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे अब अपने आप को बचाने के लिए किसी को जानवर को मारना सही है, तो मैंने एग्जांपल दी थी कि अपने आप को बचाने के लिए आपने जानवर को मार दिया, बट आप क्या है कि वहाँ जस्टिफाइड बाय लॉ है, बट आपको गलती ये लगी थी कि हाँ कि वहाँ पे क्या है चीता है, बट चीते की जगह क्या था, बच्चा था। ठीक है, तो यहाँ पे जस्टिफाइड बाय लॉ है बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो यहाँ माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने क्या है यहाँ ऑफेंस कमिट नहीं किया और वो बच जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर कहते हैं सीक्वेंस में चल देते हैं।
एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। कहते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करता है इन ए लीगल मैनर विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। जैसे कि एग्जांपल है, अब हम स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, जैसे क्या है स्पोर्ट्स गेम्स होता है, स्पोर्ट्स होता है, वहाँ पे अब हर खिलाड़ी ने क्या है कि गोल दागना होता है या क्रिकेट होता है, वहाँ पे क्या है कि बैट बॉल, आपको पता क्या होता है उसमें कि स्कोर मारने होते हैं। आपने देखा होगा कि जब बंदा बॉलिंग कर रहा होता है तो गलती से क्या है कि बॉल बाउंसर चली जाती है और जो प्लेयर है, जो बैट्समैन है, उसके क्या है कि मुंह पे लग जाती है, सिर पे लग जाती है, चोट लग जाती है उसको। क्या उसका इंटेंशन था वहाँ पे मारने का? ठीक है, या सिर फोड़ने का या मुंह फोड़ने का इंटेंशन था? ऑब्वियसली नॉट। तो जहाँ पे क्या है कि व्यक्ति अपना काम कर रहा है, ठीक है, अब जो क्रिकेटर है, ठीक है, खिलाड़ी है, उसका तो देश के लिए खेल रहा है, तो उसकी एक लीगल ड्यूटी बन जाती है कि हाँ वो देश के लिए क्या है अच्छे से खेले। ठीक है, उन्होंने रिश्वत लेके काम किया, यानी कि वो मैच फिक्सिंग बोलते हैं, तो वहाँ सजा भी मिलती है, आपको पता है। तो वहाँ वो बंदा बिल्कुल ड्यू केयर एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब ये है कि जो दूसरे व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया या इंजरी हो गई, क्या मकसद ये था कि दूसरे व्यक्ति को इंजरी बचाना? ऑब्वियसली नॉट। तो जो गेम्स या स्पोर्ट्स वाले केसेस है जहाँ पे चोटें लगती हैं खिलाड़ियों को, तो मतलब ये नहीं कि दूसरे खिलाड़ी को जेल डाल दिया जाएगा, आईपीसी का मुकदमा डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 80 जो है इस प्रकार के केसेस में प्रोटेक्शन देता है ऐसे व्यक्तियों को जिनसे गलती से क्या है दूसरे व्यक्ति को इंजरी कोज हो जाती है। चलिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80, इफ एनी वन कमिट्स एनी ऑफेंस बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून विदाउट मैलाफाइड और विदाउट नॉलेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज लीगल ड्यूटी इन लीगल मैनर, लीगल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, लीगल मैनर में परफॉर्म कर रहा है, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ परफॉर्म कर रहा है, इज नो ऑफेंस। दोबारा देखिए, अगर कोई व्यक्ति कोई एक्सीडेंट कर बैठता है, ठीक है, या मिसफॉर्चून कर बैठता है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है, याद रखिए, विदाउट मैलाफाइड और विदाउट नॉलेज। ठीक है, उसका कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है और उसको कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा वो करेगा तो उसको चोट लग जाएगी। ठीक है, वो तो अपना काम कर रहा है एक प्रॉपर जिम्मेवार तरीके से, पूरी ड्यू केयर के साथ। द प्रोटेक्शन अंडर दिस सेक्शन विल अप्लाई ओनली इफ act is a result of an accident or a misfortune. The word accident is derived from the Latin word accidere, signifying fall upon, fall, happen, chance. It rather means an unintentional, unexpected act. The injuries caused due to accident in games and sports are all covered by this section. ठीक है, तो जहाँ पे एक व्यक्ति अपना लॉफुल काम करता है, ठीक है, लीगली अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है और बिना किसी इरादे के, बिना किसी गलत इरादे के दूसरे व्यक्ति को चोट लग जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए वो लायबल नहीं होता। ठीक है, सिंपल हो गया। नेक्स्ट है, एक्ट लाइकली टू कोज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। ठीक है, अब मकसद क्या है यहाँ पे कि किसी व्यक्ति को क्या है कि चोट ना लग जाए। मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक इसमें क्या है बोट है, एक व्यक्ति क्या है कि बोट लेके आ रहा है, अब बोट जो है इसकी जो ब्रेक सप्लाई करनी होती है, जो भी सिस्टम होता है उसकी फेल हो चुकी हैं। ठीक है, अब उस क्या है कि एक किनारे पे खड़े हैं, बैठे हुए हैं 50 लोग, ठीक है, एक किनारे पे बैठे हैं 2 लोग। अब क्या है कि उसको होता है कि अब मैंने किस साइड लेके जाऊं, अब नाव तेज है, स्पीड पे है, ब्रेक्स फेल हो चुकी हैं, कोई चांस ही नहीं है कि ब्रेक्स अप्लाई हो पाएंगी, कोशिश कर ली है। अब वो कोशिश क्या करता है कि हाँ भी, अब उसके दिमाग में आता है कि यार इस साइड में इस साइड लेके गया, ठीक है, तो 50 लोग मरेंगे, सामने बैठे हैं 50 के करीब, इधर क्या है कि 2 लोग ही हैं। उसने क्या किया, अब जो दिशा है अपनी बोट की इस तरफ कर दी और ये 2 लोग मारे गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि उस व्यक्ति की कोई इरादा था यहाँ पे इस व्यक्ति को मारने का? नहीं, पर उसको पता था कि ये काम हो जाएगा, लाइकली टू कोज हार्म, इनको चोट लग जाएगी, बट मकसद क्या था कि यहाँ पे बाकी लोगों को बचाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना। तो थर्ड पार्टी का कुछ नुकसान करना पड़ जाता है किसी को बचाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। एनी एक्ट डन बाय एनीवन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट, पहली बात तो कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, ठीक है, नो क्रिमिनल इंटेंट, कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है यहाँ पे किसी को मारने का। ठीक है, तो कहते हैं कि विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट फॉर सेविंग और प्रिवेंटिंग हार्म टू थर्ड पर्सन और प्रॉपर्टी इन गुड फेथ इज नो ऑफेंस। कहते हैं एनी एक्ट डन बाय एनीवन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट फॉर सेविंग और प्रिवेंटिंग हार्म टू थर्ड पर्सन और प्रॉपर्टी इन गुड फेथ इज नो ऑफेंस। थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को उसको बचाना है व्यक्ति को, ठीक है, उसके लिए कुछ काम करना पड़ा उसे, वो क्या है, ऑफेंस नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन टू दिस सेक्शन, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच ए केस
whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। ठीक है, तो क्या है कि उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ जो मैंने ये काम किया कमिट किया, ठीक है, उसका क्या है कि वो ऐसे अर्जेंट नेचर का था, अगर मैं ये ना करता तो इससे ये नुकसान हो जाता। तो थर्ड पार्टी को या थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, ठीक है, उसने एक पर्टिकुलर काम किया, ठीक है, जिससे दूसरी पार्टी का नुकसान होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल और ले सकते हैं। मान लीजिए क्या है कि जैसे एक व्यक्ति क्या है, एक बच्चा जैसे क्या है कि गड्ढे में गिर जाता है, ठीक है, गड्ढे में गिर जाता है। अब क्या है कि अब उस बच्चे को बचाने के लिए क्या रस्सियाँ डाली जाती हैं, कि मैनहोल में क्या है रस्सियाँ डाली जाती हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि रस्सियों से क्या है कि उस बच्चे को और नुकसान पहुंच जाए, हाथ कट जाए उसका, ठीक है, टूट जाए हाथ उसका, जब पकड़ेगा बच्चे को उसमें खींचा जाएगा, नुकसान हो सकता है। बट यहाँ पे मकसद क्या था कि मकसद जो था थर्ड पार्टी को बचाने का था, या जो प्रॉपर्टी है वहाँ उसको प्रोटेक्ट करने का है। तो हार्म भी हो सकता है, पता भी है इसमें, बट मकसद जो है वो मेलाफाइड नहीं है, बैड इंटेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल जैसे एक बहुत अच्छी लिखी है, सेल्फ डिफेंस। ठीक है, अब व्यक्ति क्या है कि अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए किसी को क्या है कि चोट पहुंचा देता है, तो ऑब्वियसली क्या ये सेल्फ डिफेंस में आ जाएगा, सजा नहीं मिलेगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, अब क्या है कि ये जो अनइंटेंशनल काम करते हैं कोई, ठीक है, जहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन है ही नहीं, जैसे एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, सेक्शन 82 है। अब 7 साल के नीचे वाले बच्चों को ये मानते हैं, ये 7 साल तक के बच्चों को ये माना जाता है कि उसको इतनी समझ नहीं है कि वो क्या सही है क्या गलत है, उसमें इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है जानने की कि क्या सही है क्या गलत है। अगर एक बच्चा उठा के किसी के सर पे बॉल मारता है, लेदर की मान लीजिए बॉल है, ठीक है, दूसरे को चोट लग जाती है, सिर फट जाता है, ठीक है, आप बस ये कह दो कि हाँ जी ये बच्चा जो है 5 साल का है 6 साल का है, बस जज साहब कहेंगे जाओ, ठीक है, इलाज कराओ दूसरे बच्चे का, कहानी खत्म। क्योंकि 7 साल तक के बच्चे को यह माना जाता है कि उसको इतनी समझ नहीं है। ठीक है, if any child who is below 7 years of age commits any offense, he is not guilty because it is presumption of law that a child below 7 years of age is incapable to having a criminal intention, means mens rea, ठीक है, necessary to commit a crime। तो माना यह जाता है कि 7 साल से नीचे वाले बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि उसे पता हो कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, उसका इतना दिमाग नहीं होता कि क्रिमिनल इंटेंशन करने का। ठीक है, नेक्स्ट है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड above 7 years but under the age of 12 years but of immature understanding। अब मान लीजिए एक बच्चा है 7 साल से ऊपर है बट 12 साल से नीचे है, ठीक है। अब उस केस में कहते हैं कि अगर उसने क्या है जानबूझ के काम किया गलत, ठीक है, अगर उसके इसमें इतनी मेच्योर अंडरस्टैंडिंग है कि वो समझ सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर तो उसको सजा मिलेगी। तो जो गलत काम कर रहा है माना जाएगा ये ऑफेंस है, बट उसमें इतनी मेच्योरिटी ही नहीं है। आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं 10-10 साल के, बहुत तेज होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं लोल्ले से होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, दिलर से होते हैं, स्कूल से घर से स्कूल बस ये लगे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि अब मान लीजिए उसको इतनी मेच्योर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, मेच्योरिटी नहीं है उसमें कि वो समझ सके गलत क्या है क्या सही है, तो वहाँ पे वो दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक लड़का था 11 साल का, ठीक है, 11.5 साल का था, 11-11.5 साल का, उसने दूसरे लड़के को धमकी दी, तो आज स्कूल से बाहर निकलता था मैं सिर फोड़ूंगा, ठीक है, तो ठीक है कहता जब कर लो जो करना, दूसरा भी कहता है। तो वैसे जैसे ही वो लड़का जो स्कूल से बाहर निकला तो दूसरे लड़के जिसने धमकी दी थी उसने क्या है ईंट उठा के सिर पे मारी उसने। ठीक है, अब यहाँ पे ये पाया गया कि हाँ भी जो लड़के ने सिर पे पत्थर मारा, ईंट मारी है, तो उसे बिल्कुल पता था कि हाँ भी इसको मैं अगर पत्थर उठा के मारूंगा उसका सिर फूटेगा, और उसका इंटेंशन शुरू से ही था उसका सिर फोड़ने का, तो वहाँ पे उसको सजा मिली। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चा 7 साल से 12 साल का है, 7 साल से ऊपर है, बिलो 12 ईयर है, और उसको मेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, उसको पता है, इतनी मेच्योरिटी है ये पता करने की, ठीक है, जानने की हाँ भी जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, तो उस केस में क्या है कि वो दोषी पाया जाएगा। ठीक है, अगर इतनी मेच्योरिटी नहीं है, इमेच्योर है बिल्कुल, ठीक है, तो उसको सजा नहीं मिलेगी, तो जो काम कर रहा है उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, इफ एनी माइनर चाइल्ड इज बिटवीन 7 and 12 years ऑफ एज एंड नॉट अटेन द मेच्योरिटी ऑफ व्हाट इज रॉन्ग and contrary to what at law of commission of offense is not liable to be convicted and punished। ठीक है, तो उसे ना ही कन्विक्शन मिलेगी ना ही पनिशमेंट। 7 साल से 12 साल का है, ठीक है, और साथ में क्या है कि ये प्रूव किया जाता है कि हाँ इमेच्योर है बच्चा। देखिए 7 साल से नीचे वाला है, ठीक है,
तो वहाँ तो माना ही जाएगा कि इमेच्योर है, ठीक है, प्रजम्पशन हो जाएगी बेसिक कि उसको इतनी सोच समझ की शक्ति नहीं होती। बट 7 से 12 साल है तो वहाँ देखा जाएगा कि हाँ इसमें कितनी मेच्योरिटी है समझने की, ये गलत है या सही है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब देखिए इसमें क्या है, अब एक व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, पागल है मान लीजिए, अब वो कोई जैसे गलत काम कर देता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, पागल खाने में क्या है, एक पागल ने क्या है जो गार्ड है उसके सर पे कुछ दे मारा, छड़ी मार दी, असल गार्ड का सिर फूट गया, तो क्या वो पागल लायबल है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उस पर इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वो क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, ठीक है। नथिंग डन बाय एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज एन ऑफेंस if at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the fact or that he is doing what is either wrong or contrary to the law। उसमें जानने की क्षमता ही नहीं है, वो तो पागल है, ठीक है, अनसाउंड माइंड का है, उसमें जानने की क्षमता ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। अब क्या है कि किसी को मान लीजिए नशा दे दिया गया, ठीक है, नशा देने के बाद क्या है कि उससे क्या है कि कुछ गलत काम करवा लिया गया, ठीक है, नशा देके क्या है किसी का सिर फड़वा दिया गया, हत्या करवा दी गई। अब कहते हैं कि उस व्यक्ति को कुछ होश ही नहीं है, ठीक है, अंडर इंटॉक्सिकेशन है, और जो इंटॉक्सिकेट किया गया उसको नशा दिया गया है उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया, उसको पता ही नहीं है, ठीक है, मान लीजिए उसके खाने में कुछ मिला दिया गया है कि नहीं, तो वहां पे क्या है वो अपराधी नहीं माना जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to the law provided that, ध्यान ये रखना है, कंडीशन ये है कि जो इंटॉक्सिकेशन हुआ था that was without his knowledge or against his will, ठीक है, बिना किसी उसकी नॉलेज के था, बिना किसी उसकी विल के, ठीक है। तो याद ये रखना है कि तो व्यक्ति को इंटॉक्सिकेट किया गया है, ठीक है, नशा वगैरह दिया गया है और बिना उसकी नॉलेज या विल के दिया गया है, ठीक है, फिर उसमें वो जिम्मेवार नहीं होगा। अब ये प्रूव उसको करना पड़ेगा। Offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. In cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. If the accused himself takes and consumes intoxicated thing or material with the knowledge or intention and under intoxication he commits any offense, he is liable for punishment। तो देखिए कहते हैं कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो शराब पीता है, नशा करता है और नशा करने के बाद कुछ गलत करता है तो उसके लिए वो लायबल होता है, ठीक है, उसके लिए वो लायबल होता है। कहते हैं कि इसमें क्या है कि एक व्यक्ति जो है एक ऐसा काम करता है जो क्या है इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद ए पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। उसको पता है कि हाँ कि ये क्या है कि ये गलत है या ये सही है। अगर उसको पता, मतलब वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रहा है, मान लीजिए नशे में है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रहा है, ठीक है, फिर गलती से उससे कुछ हो जाता है तो उसके लिए वो लायबल नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि इन केसेस वेयर इन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस, जब तक कि वो एक पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन के साथ किया गया है। पिछले केस में तो क्या था, पिछले में था कि वो इंटॉक्सिकेट किया गया था बिना उसकी इच्छा की, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि बिना इच्छा के उसको इंटॉक्सिकेशन दिया गया है। कहते हैं कि अनलेस डन विद ए पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, ए पर्सन हु डज द एक्ट इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, वो नशे की हालत में जो कर रहा है काम, shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, ठीक है, बेशक उसको नशा ना भी दिया गया होता, ठीक है, जिस हालात में वो करता, ठीक है, अब नशे की हालत में उसने वो काम किया है तो वैसे ही लायबल होगा जैसे वो नशे की हालत में ना होते हुए लायबल होता, क्योंकि नशा उसने खुद किया हुआ है, ठीक है। अनलेस द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, ठीक है, फिर वही सेम आ गया कि अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसने अपना कुछ काम किया है, ठीक है, जो नशा है उसको वो क्या है उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको दिया गया है, अगेंस्ट हिज नॉलेज है, ठीक है, फिर इसमें लायबल नहीं होता। इफ द अक्यूज हिमसेल्फ टेक्स एंड कंज्यूम इंटॉक्सिकेटेड थिंग और मटीरियल विद नॉलेज और इंटेंशन, तो ऑब्वियसली क्या है वो लायबल हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का बाद यहाँ पे यही है कि बंदा अपनी इंटेंशन के साथ कुछ कंज्यूम करता है, नशा करता है, फिर गलत काम करता है तो उसके लिए लायबल हो जाता है। नेक्स्ट है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट,
देखिए इसमें यूजुअली क्या होता है कि जो डॉक्टर वाले केस होते हैं, ठीक है, डॉक्टर वाले केस होते हैं, अब मान लीजिए किसी का इलाज करना है, ठीक है, तो उस व्यक्ति की कंसेंट ली जाती है कि आपका ये इलाज करना है, ठीक है, तो इलाज में क्या है कि ये आपको भी ऐसे दिक्कत आ सकती है कल को, ठीक है, तो अब आपसे साइन करवाए जाते हैं, तब इलाज शुरू किया जाता है। तो कहते हैं कि एक्ट का मकसद ये नहीं है, ठीक है, कि उससे व्यक्ति की डेथ हो जाएगी या बहुत ज़्यादा गंभीर चोट लग जाएगी, ठीक है, उसका कोई ना ही इंटेंशन है, बट क्या है कि जो काम किया गया है वो कंसेंट के साथ किया गया है, ठीक है। दोबारा देखिए, एक्ट नॉट इंटेंडेड और नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, कोई कुछ आइडिया नहीं था कि इससे बंदे की डेथ हो सकती है या गंभीर चोट लग सकती है, ठीक है, पर वो काम क्या है, कंसेंट के साथ किया गया है, कंसेंट के साथ किया गया है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे अब जो लड़ाई वाली बुल फाइट्स होती है मान लीजिए, ठीक है, एक बुल के साथ फाइट होती है, एक तरह से बुल होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, अब मान लीजिए सरकार इसको अलाउ कर देती है, देश में सरकार क्या इसको अलाउ कर देती है, अब ये खतरा रहता है उस केस में कि हाँ भी चोट लग सकती है, ठीक है, हल्का फुल्का क्या है चोट लग सकती है, बट यहाँ पे कहीं ये आइडिया नहीं होता कि हाँ भी बंदे की मौत भी हो सकती है, बंदे को मौत हो सकती है कुछ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंभीर चोट लग सकती है, प्रोटेक्शन सारी ली गई है, बट फिर भी वो चोट लग जाती है, ठीक है, और बंदा अपनी कंसेंट के साथ वो फाइट कर रहा है, ठीक है, तो बंदे को चोट लग जाती है मान लीजिए इस केस में, तो क्या है कि जो जो बंदे ऑर्गेनाइजर है वहाँ पे वो लायबल एक प्रकार से नहीं होते, ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है जहाँ पे मकसद ये नहीं है कि सामने वाले की डेथ हो जाए या उसको गंभीर चोट लग जाए, ठीक है, पर काम कैसे किया जा रहा है, विद कंसेंट। when anyone commits any act without any intention to cause death or grievous hurt, and which is not within the knowledge of that person to likely to cause death or grievous hurt to any person who is more than 18 years of age and has consented to take the risk of that harm, the person doing the act has committed no offense। अब देखिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसको मशीन, वो टेक्सटाइल की कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे मशीन चलानी है। अब वो व्यक्ति कहता है कि एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि हाँ मुझे ये मशीन चलानी आती है, मैंने काफ़ी साल चलाई हुई है, तो उसने वो अंडरटेकिंग साइन कर दी, ठीक है, मालिक ने क्या किया उसको मशीन चलाने के लिए रख लिया। अब उससे वहाँ पे उसको वहाँ पे क्या है, नींद आ गई या उससे गलती से क्या है मशीन में हाथ चला गया तो उसका हाथ कट गया। अब यहाँ पे क्या एम्प्लॉयर का मकसद था उसको गंभीर चोट पहुँचाना या उसकी डेथ कोज करना? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बट ध्यान ये रखना है कि उसकी जो एज है एम्प्लॉय की वो 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, when anyone commits any act without any intention to cause death or grievous hurt, which is not within the knowledge of that person to likely to cause death or grievous hurt, भी सामने वाले की डेथ हो जाएगी, ठीक है, या उसको ग्रीवियस इंजरी हो जाएगी, कोई आइडिया नहीं है ऐसा, ठीक है, और वो व्यक्ति जिसकी डेथ होती है या ग्रीवियस इंजरी आती है उसकी एज कितनी 18 साल से ऊपर है, एंड हैज़ कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म, उसने अपनी कंसेंट के साथ ये काम किया है, द पर्सन डूइंग द एक्ट हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। तो एम्प्लॉयर यहाँ पे इतना का लायबल नहीं रहता। This section is based on the principle of voluntary non-fit injury, which means he who consents suffers no injury। तो व्यक्ति अपनी कंसेंट दे रहा है वो कोई इंजरी सफर नहीं करता। The policy behind this section is that everyone is the best judge of his own interest and no one consents to that which he considers injurious to his own interest। अब देखिए जैसे हम झूले भी लेने जाते हैं, चंडोल होती है, बहुत ऊंची होती है, ठीक है, अब वो घूमती है, ठीक है, अब 18 साल से ऊपरला व्यक्ति है, ठीक है, वो कहता है नहीं नहीं मैं चिंता न करो मैं आराम से ले लूँगा, वो बैठ जाता है आराम से, चोट लग जाती है उसको बहुत ज़्यादा, तो वहाँ कंसेंट के साथ बैठा है। फिर कहते हैं एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनस बेनिफिट। ये तो देखिए बिल्कुल ही कौन सी एग्जांपल आती है, सर्जरी वाली, ठीक है, इलाज जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं डॉक्टर, कहते हैं एक्ट कोई भी ऐसा काम जिसका मकसद किसी को डेथ इनकर करना नहीं है। देखिए यहाँ पे केवल क्या है, डेथ की बात की गई है, तो यहाँ डॉक्टर्स को बचाया गया है जिनसे इलाज करते वक्त किसी की व्यक्ति की डेथ कोज हो जाती है, ठीक है, व्यक्ति की मौत हो जाती है उस ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। तो एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कोज डेथ, या इंजरी नहीं है, केवल डेथ है, डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ और पर्सनस बेनिफिट, व्यक्ति को बचाने के लिए, व्यक्ति के बेनिफिट के लिए इलाज किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन के दौरान क्या है व्यक्ति की मौत हो जाती है, ठीक है, उसमें डॉक्टर लायबल नहीं रहता, बट ध्यान ही रखना है वहाँ पे नेग्लिजेंस ना हो, ठीक है, और पता लगा कि सुई छोड़ दी है पेट में, तौलिया छोड़ दी है, ठीक है, कैंची छोड़ दी है, तो वहाँ डॉक्टर लायबल होता है, ठीक है। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट बी कोज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कोज और बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कोज टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ एंड हु हैज गिवन ए कंसेंट whether express or implied to suffer that harm
और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। ठीक है, तो जो व्यक्ति है जिसका इलाज हो रहा है उसने अपनी कंसेंट मान लीजिए दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मकसद ये है कि यहाँ पे उसका इलाज हो, व्यक्ति सही हो, बट उसकी डेथ कोज करना यहाँ कोई मकसद नहीं है। उस व्यक्ति ने अपनी कंसेंट भी दे रखी है। ठीक है, बेशक वो कंसेंट एक्सप्रेस है, इम्प्लाइड है। ठीक है, उसे पता है कि यहाँ भी वो सफ़र हो सकता है इस चीज़ से और वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, व्यक्ति की बेनिफिट के लिए काम किया जा रहा है और कंसेंट उसकी ली गई है। ठीक है, इन गुड फेथ। अब देखा होगा डॉक्टर पहले ही साइन करवा लेते हैं कि अस्पताल वाले अपने इलाज करने से पहले ही क्या है, साइन करवा चुके होते हैं। सेक्शन 88 एक्सटेंड द ऑपरेशन ऑफ कंसेंट टू ऑल एक्ट्स एक्सेप्ट दैट ऑफ कॉजिंग डेथ इंटेंशनली। ठीक है, तो पहली बात तो ये काम गुड फेथ में किया जा रहा है। ठीक है, कोई बैड इंटेंशन नहीं है। ठीक है, गुड फेथ में काम हो रहा है और कंसेंट ली गई है पार्टी की। ठीक है, और डेथ कोज करना कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द एक्ट इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ कंसेंटिंग पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, ए सर्जन नोइंग दैट ए पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जेड हु सफर्स अंडर द पेनफुल कंप्लेन बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ एंड इंटेंडिंग टू इन गुड फेथ जेड बेनिफिट्स परफॉर्म दैट ऑपरेशन ऑन जेड विद जेड्स कंसेंट। ठीक है, अब जेड क्या है कि पर्टिकुलर पेन से सफ़र कर रहा है, अब उसको बचाने के लिए क्या है कि ऑपरेशन करना पड़ता है डॉक्टर को। ठीक है, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, अब उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, पेशेंट की, तो उसमें डॉक्टर लायबल नहीं होता। बट इफ सर्जन वाइल परफॉर्मिंग द ऑपरेशन लीव्स ए नीडल, अब ये तो भाई नेग्लिजेंस है। ठीक है, यहाँ डॉक्टर भी लायबल हो जाता है। लीव्स ए नीडल इनसाइड द एब्डोमेन ऑफ द पेशेंट हु डाइड ड्यू टू सेप्टिक, ही वुड बी लायबल क्रिमिनली फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। यहाँ पे क्या डेथ बाय नेग्लिजेंस है। ठीक है, डेथ बाय नेग्लिजेंस बिकॉज ही डिड नॉट परफॉर्म द ऑपरेशन विद ड्यू केयर एंड कॉशन। वहाँ पे क्या है कि जो डॉक्टर ने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो विद ड्यू केयर एंड, जो ड्यू केयर है, ठीक है, उसके साथ नहीं किया। नेक्स्ट है ऑन कंसेंट ऑफ गार्डियन इफ एनी एक्ट इज डन इन गुड फेथ टू डू। अब देखिए, अब मान लीजिए अब एक बच्चा है छोटा। ठीक है, बच्चा है 5 साल का, 7 साल का। ठीक है, अब उसे पर्टिकुलर क्या है कि स्पोर्ट्स में भेजा जाता है। पेरेंट्स क्या है, स्पोर्ट्स में भेजना चाहते हैं, क्रिकेट के लिए भेजना चाहते हैं। अब उसमें क्या है, चोट भी लग सकती है। ठीक है, चोटिल भी हो सकता है बच्चा, है कि नहीं। तो वहाँ पे क्या है कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी कंसेंट दे रखी है। अब बच्चा तो इतनी समझ है नहीं कि अपनी कंसेंट दे रखे, तो पेरेंट्स एक ऐसा काम करते हैं, ठीक है, कंसेंट देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे क्या है कि चाइल्ड वो काम कर रहा है, ठीक है, दूसरा बंदा वो काम कर रहा है, तो वहाँ पे अगर चाइल्ड को कुछ होता है, चोट लगती है, कुछ नुकसान होता है, उसके लिए वो थर्ड पार्टी लायबल नहीं है। ठीक है, दिस सेक्शन गिव पावर टू गार्डियन ऑफ ए चाइल्ड अंडर सेक्शन under 12 years of age or a person of unsound mind to consent to do an act done by a third person for the benefit of child or person of unsound mind। जैसे अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है तो डॉक्टर के पास उसको लेके जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि इसको शॉक देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या है कि जो अब पागल व्यक्ति थोड़ी ना इलेक्ट्रिक शॉक लेना चाहता है, बट उसके घर वाले क्या है कि चाहते हैं कि हाँ भाई हमारा बच्चा जो है ठीक हो जाए, या हमारे घर का व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड का वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, घर वालों की कंसेंट के साथ क्या है कि ये भेजा गया है, ठीक है, इलाज के लिए। तो फिर वहाँ पे क्या है कि सामने वाली पार्टी क्या है, लायबल नहीं रहती। एनीथिंग डन बाय द थर्ड पर्सन विल नॉट बी एन ऑफेंस प्रोवाइडेड दैट इज डन इन गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। दिस सेक्शन गिव्स ए प्रोटेक्शन टू द गार्डियंस एज वेल एज अदर पर्सन एक्टिंग विद कंसेंट ऑफ गार्डियन ऑफ ए पर्सन अंडर 12 years ऑफ एज और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो जो गार्डियंस हैं वो जो अप्रूवल देते हैं, कंसेंट देते हैं, ठीक है, बच्चे की 12 साल से नीचे वाले की, या फिर क्या है कंसेंट देते हैं अनसाउंड व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे थर्ड पर्सन जो है ये काम कर रहा है जिसके लिए कंसेंट दी गई है, वो लायबल नहीं रहता, ना ही गार्डियन लायबल इसके लिए होते हैं। पर जो भी किया जा रहा है दैट इज इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड या फॉर द बेनिफिट ऑफ अनसाउंड माइंड ही किया जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कंसेंट है। अब क्या है कि इसमें क्या बोलते हैं, the consent is not valid if it is obtained from a person who is under fear of injury or under a misconception of fact, and if the person doing the act knows or has reason to believe that consent was given in consequence of such fear or misconception। दोबारा देखिए कि कहते हैं कंसेंट जो है वो वैलिड नहीं है, कंसेंट वैलिड नहीं है अगर ये कैसे ली गई है, इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए पर्सन हु इज अंडर द फियर ऑफ इंजरी और अंडर ए मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। तो व्यक्ति जिसको डर है कि अगर मैं कंसेंट नहीं दूंगा, ठीक है, अगर मैं कंसेंट नहीं दूंगा तो क्या है
कि वो व्यक्ति को क्या है इंजरी पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको धमकी दी कि अगर आप मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो मैं आपके खिलाफ ये करूंगा, आपकी मैं पिटाई कर दूंगा, ठीक है। तो सामने वाले की जो कंसेंट ली जा रही है वो बेचारा डर के मारे, ठीक है, अंडर द फियर ऑफ इंजरी अपनी कंसेंट दे रहा है, और अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, और फैक्ट के बारे में उसको सही जानकारी नहीं है, ठीक है, तब वो कंसेंट दे देता है। या और एंड इफ पर्सन डूइंग द एक्ट knows or has reasons to believe that consent was given in consequence of such fear और misconception, ठीक है। सामने वाले व्यक्ति को पता है, ठीक है, और उसके बाद ये पता और ये बिलीव करने के रीजंस भी हैं कि जो कंसेंट दी गई है वो डर के कारण दी गई है। द कंसेंट इज नॉट वैलिड इफ इट इज गिवन बाय ए पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट। द कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन who is under 12 years of age is also not valid unless contrary appears from the context। तो कहते हैं कि देखिए अब कोई काम किया जाता है, ठीक है, जहाँ कंसेंट ली जाती है एक व्यक्ति की जिसको डराया गया है, धमकाया गया है, अब वो कंसेंट ले लेता है और बाद में वो काम कंसेंट दे देता है बट वो काम नहीं करता, या किसी 12 साल से कम अगले व्यक्ति की कंसेंट ले ली जाती है, ठीक है, या अनसाउंड व्यक्ति की कंसेंट ले ली जाती है जिनकी मेच्योरिटी नहीं है वो काम करने की। तो आप कल को उस बच्चे को 12 साल से नीचे वाले को या अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति को या जिसने कंसेंट दिया है डर के मारे अंडर द फियर ऑफ इंजरी, तो उसकी कंसेंट को आप वैलिड नहीं मान सकते, ठीक है। अब वो काम वो नहीं करते, ठीक है, जो उनको करने के लिए कहा गया है या जिसके लिए उन्होंने कंसेंट दी है, तो वो लायबल उसके लिए नहीं होंगे, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो बच्चे की कंसेंट ली गई है 12 साल से नीचे वाले की, अब वो काम नहीं करता, ठीक है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होता, उसका वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। फिर कहते हैं कि exclusions of facts which are offenses independently of harm caused. The exceptions in section 87, 89, 88 and 89 do not extend to acts which are offenses independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to person giving the consent or on whose behalf the consent is given। क्या कहते हैं ये? कहते हैं जो एक्सेप्शन हम पढ़ के आए हैं 87, 88 या 89 में, वो उन एक्ट्स को एक्सटेंड नहीं करती, डू नॉट एक्सटेंड टू दोज एक्ट्स विच आर ऑफेंसेज इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच दे में कोज और इंटेंडेड टू बी कोज और बी नोन टू बी लाइकली टू कोज तो द पर्सन गिविंग द कंसेंट और ऑन हिज बिहाफ द कंसेंट इज गिवन, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो 87, 88, 89 जो एक्ट्स हमने पढ़े हैं इन तीन में, इसके अलावा कहीं और ये एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं करती। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। अब क्या होता है, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, अब क्या है कि वो व्यक्ति बिल्कुल बुरी हालत में, बेहोश हालत में क्या है कि गिरा पड़ा मिलता है, गिरा हुआ है सड़क पे। अब उसका इलाज क्या है, उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, बेहोशी की हालत में, पता नहीं आगे पीछे कौन है इसका, ठीक है, तो डॉक्टर साहब उसका इलाज करते हैं। अब उस इलाज में क्या है कि वो व्यक्ति मर जाता है, कुछ हो जाता है उसको, उसके लिए डॉक्टर लायबल नहीं होता। तो जहाँ पे किसी व्यक्ति के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में कुछ किया गया है बट उसकी कंसेंट के बिना किया गया है, उसके लिए क्या है, ये इसको हम ऑफेंस नहीं मानेंगे। नथिंग इन द ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू ए पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ इवन विदाउट द पर्सन कंसेंट। पहली बार गुड फेथ में किया गया है, ठीक है, उस पर्सन की कंसेंट के बिना किया गया है। इफ द सर्कमस्टांसेज आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, या व्यक्ति इस हालत में है कि कंसेंट दे ही नहीं सकता, जिसने बताया वो अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो कंसेंट कैसे देता। Or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is impossible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit, ठीक है। तो बच्चा होश में नहीं है, वो कंसेंट दे नहीं सकता, उसको पता ही नहीं है, मान लो, ठीक है, बच्चा 12 साल से नीचे है, उसको पता ही नहीं कंसेंट देनी कैसे है, उसके आगे पीछे कोई गार्डियन नहीं है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, एक पागल सड़क पर मिल गया मान लीजिए, ठीक है, चोट लगी है, उसका इलाज करना है, कुछ भी है, ठीक है। तो मेन क्या है कि गुड फेथ में किया गया है, ठीक है, और थर्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया है, ठीक है, और बिना कंसेंट के किया गया है। ठीक है, कंसेंट इसलिए नहीं ली गई क्योंकि वहां पे कंसेंट लेना संभव नहीं है, ठीक है, कंसेंट ले पाना संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जो डॉक्टर होते हैं बताते हैं कि हाँ भाई इसकी ये हालत जो गंभीर है, बच पाना मुश्किल है, तो जैसे ही बोला कि बच पाना मुश्किल है तो पेशेंट तो लग गया वहीं पे, या पेशेंट के घर वाला एक व्यक्ति, ठीक है, वो भगवान को प्यारा हो गया, डेथ होगी,
ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, नर्वस शॉक। ठीक है, तो होता है ऐसे, केवल घर के बेहोश हो जाते हैं, या जिस बंदे को बताया गया उसकी हालत बिगड़ जाती है कि नहीं। तो क्या यहाँ पे डॉक्टर का मकसद तो था, जो था वो किसी को नुकसान पहुँचाना था? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन किया गया है गुड फेथ में किया गया है, ठीक है, बताया गया है कि हाँ यहाँ पे जो है ये कुछ हो सकता है। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू होम इट इज़ मेड इफ़ इट इज़ मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, उनको बता दिया जाए कि हाँ भी ये कुछ है, ठीक है, सामने वाले को बता दिया गया कि हाँ भी ये कुछ है, ठीक है, उसके बेनिफिट के लिए। जैसे मान लीजिए बच्चा फेल हो जाता है, तो क्या जो आपका इंस्टीट्यूट है ICSI, क्या आपको डिटेल मार्क्स नहीं भेजता? ठीक है, डिटेल बताता नहीं कि आप फेल हो गए हो, तो आपके बेनिफिट के लिए कि बता दिया कि फेल होगा, भी दोबारा पढ़ो, तैयारी करो। फॉर एग्जाम्पल, ए सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट टू ए पेशेंट इज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव। ठीक है, तो वो पेशेंट को कम्युनिकेट करता है कि मेरे हिसाब से क्या है कि आप जी नहीं पाएंगे। पेशेंट उसी टाइम मर जाता है। ठीक है, बाद में तो क्या मानना है, ठीक है, तो शॉक लगने से ही मर जाता है। उसने ए ने जो है डॉक्टर है, उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, दो ही न्यू इट टू बी लाइकली दैट कम्युनिकेशन माइट कोज द पेशेंट डेथ। ठीक है, बेशक उसको ये आइडिया था कि शायद हो सकता है कि वो शॉक से ही मर जाए। ठीक है ना। एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। अब एक काम ऐसा है जिसको क्या है कि थ्रेट्स, डरा धमका के करवाया गया है। ठीक है, डरा धमका के करवाया गया और आपने वो काम कर दिया। पर दो काम क्या है कि आप डर के अंदर नहीं कर सकते, अंडर थ्रेट नहीं कर सकते। वो क्या है, एक डेथ, ठीक है, जो क्या है डेथ है, और मर्डर है, और दूसरा क्या है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। यानी क्या है, पहला क्या है मर्डर है, दूसरा क्या है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट है, ठीक है, जो पनिशेबल विद डेथ है। ठीक है, तो क्या मतलब है, ये कहते हैं दो एक्सेप्शंस हैं। बाकी जगह क्या है कि अगर एक व्यक्ति अंडर थ्रेट कोई काम करता है तो उसके लिए वो लायबल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको धमकी दी, ठीक है, मैंने आपको धमकी दी कि अगर आप मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो मैं आपका क्या है सिर फोड़ दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपने वो क्या है कंसेंट दे दी, तो आपने कंसेंट दे दी, तो इसके लिए क्या है आप लायबल नहीं है। कल को आप इसको परफॉर्म नहीं करते, नॉट लायबल। तो आपने अंडर थ्रेट वो काम किया है, अंडर थ्रेट काम किया है। ठीक है, तो अगर मैंने आपको कहा कि मैं आपको जान से मार दूंगा अगर आप उसके घर में चोरी नहीं करते, तो आपने मजबूरी में क्या है कि वो चीज़ उसके घर में घुस के चुरा के मुझे दे दी, तो फिर उस केस में भी क्या है कि आप ये ऑफेंस कमिट नहीं कर रहे। बट हाँ, जहाँ पे क्या है कि मैं एक व्यक्ति ए है मान लीजिए, वो बी को बोलता है तू सी को मर्डर कर दे। ठीक है, अगर तू सी को नहीं मारेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। ठीक है, यानी मैं तेरा मर्डर कर दूंगा अगर तू सी का मर्डर नहीं करेगा। तो बी ने क्या है कि सी का मर्डर कर दिया अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी लायबल होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो एक्सेप्शन है वहाँ पे लागू नहीं होगी जहाँ पे एक व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है अंडर थ्रेट। यहाँ पे डर के मारे कि यहाँ पे जो अंडर थ्रेट है उसको धमकी दी गई है कि उसको मार अगर अपनी जान बचानी है। अंडर थ्रेट किसी को मर्डर कर देना ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, या आप इससे बच नहीं सकते। यहाँ पे मुझे धमकी दी गई थी, अगर मैं उसको ना मारता तो मुझे पूरे परिवार को मार दिया जाता या मुझे मार दिया जाता, तो यही कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो कोई भी कहते हैं कि जहाँ पे आप एक व्यक्ति मर्डर करता है तो वो बच नहीं पाएगा। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए कहने का भाव यही है कि अगर आपको अपनी जान बचानी है या सामने वाले की बचानी है तो आपको क्या है कि सामने वाले की बचानी पड़ेगी, अपनी गंवानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक सिचुएशन दी गई एक प्रकार की। और दूसरा है कि कोई भी जो ऑफेंस है अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, कि आप कहे अपनी कंट्री के खिलाफ कुछ करते हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए पाकिस्तान से धमकी आई कि हाँ भी कोई मान लीजिए टेररिस्ट ग्रुप है, उसने धमकी दिया कि आप अगर ये काम करते हैं नहीं करते तो आपको क्या है कि आपको पूरे परिवार को उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब वो व्यक्ति जिसको ये धमकी दी गई है, ठीक है, तो उसने वो पर्टिकुलर काम कर दिया है कि नहीं। तो वो बट जो काम था वो क्या था, अगेंस्ट द स्टेट था, यानी कि क्या था, खुफिया जो देश की जानकारी थी वो छुपाना था मान लीजिए। तो ये क्या है ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है, और मान लीजिए वो ऑफेंस जो है वो पनिशेबल विद डेथ है। तो वहाँ पे क्या है कि आप अंडर थ्रेट कुछ भी करते हैं तो वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो अंडर थ्रेट कुछ कम करता है, डर के अंदर कुछ काम करता है, ठीक है, तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। बट दो तरह के ऑफेंस ऐसे हैं
ठीक है, जहाँ पे ये अपवाद जो है, एक्सेप्शन जो है नहीं चलेगी। पहला, एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया दूसरे व्यक्ति का, और दूसरा क्या है कि जो क्या है कि ऑफेंस जो किया कमिट किया गया है वो अगेंस्ट द स्टेट है, और वो ऑफेंस जो है पुनिशेबल विद क्या है, डेथ है। ठीक है, कहते हैं एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट punishable with death, nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats, which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence. क्या कहते हैं? Except murder and offenses against the state punishable with death. Nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats, which at the time of doing it reasonably cause the apprehension, ये उसके दिमाग में आया है कि दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, ये तो उसकी चढ़ाई, मतलब कि अगर ये नहीं माना तो क्या उसको मार दिया जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए वो जो करता है, ठीक है, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बट दो एक्सेप्शन मैंने बता दी कि अपनी जान बचाने के लिए किसी का मर्डर कर दिया तो भी एक्सेप्शन में नहीं आएगा, या अपनी जान बचाने के लिए देश विरोधी कोई काम कर दिया जिसमें मौत की सजा है, ठीक है, वो फिर एक्सेप्शन में नहीं आएगा। For this defense to be valid, the person acting under the threat should not have himself put under such a situation. उसने अपने आप को इस सिचुएशन में अपने आप ना डाला हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। अब मान लीजिए कि आप लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे सामने वालों को बिल्कुल चोट ही नहीं लगती। ठीक है, कुछ मतलब कि आपने कुछ किसी व्यक्ति को मतलब प्यार से थोड़ा सा बस बुलाया है और कहता तुमने धक्का मार दिया मुझे, ना उसको कोई चोट लगी ना कुछ है, कुछ ऐसा धक्का नहीं मारा जान के, ठीक, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय ए रीजन दैट इट कोजेज और दैट इज इंटेंडेड टू कोज और दैट इज नोन टू बी लाइकली टू कोज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। तो जो हार्म है वो बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, और कोई भी ऑर्डिनरी सेंस वाला व्यक्ति या ऑर्डिनरी टेम्पर वाला, ठीक है, शांत स्वभाव वाला व्यक्ति मान लीजिए, ठीक है, वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म, ऐसे जो है हार्म है उसकी शिकायत नहीं करेगा। तो देखिए कल को जनरल एक्सेप्शंस एग्जाम में आ जाती हैं, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने लिखना है। देखिए कि जनरल एक्सेप्शंस क्या है कि एक व्यक्ति क्या है, मान लीजिए जो बच्चा है, ठीक है, 7 साल से नीचे है, तो माना जाता है कि वो इमेच्योर है, उसको नॉलेज नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, इस बारे में नहीं पता, तो वो कुछ करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता। ऐसे ही क्या है कि 7 साल से लेके 12 साल का जो बच्चा है, ठीक है, अगर वो क्या है इमेच्योर है, ये प्रूव हो जाता है कि वो इमेच्योर है, उसको सही की जानकारी नहीं है सही गलत की, तो वो भी बच जाएगा। अगर उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ठीक है, और वो करता है, ठीक है, फिर तो क्या है लायबल हो जाता है। तो 7 साल से नीचे वाला बच्चा एक केस हो गया, 7 साल से 12 साल वाला दूसरा केस हो गया। एक है अनसाउंड माइंड का व्यक्ति। अब अनसाउंड माइंड का व्यक्ति जिसको पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है, वो कुछ काम करता है, कुछ एक्ट कमिट करता है, ठीक है, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब कोई एक जुडिशियल जो अथॉरिटी है, अपनी अथॉरिटी के विदिन, ठीक है, कोई डिसीजन देती है, जजमेंट देती है, ठीक है, जो उसकी एक्चुअल में जुडिक्शन के बाहर है, पर उसने जो डिसीजन दिया वो गुड फेथ में है, तो इसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब जो कोई और अथॉरिटी है, जो निचली अथॉरिटीज़ होती हैं, स्टाफ वगैरह, जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो कुछ काम करता है अंडर द एज पर द ऑर्डर और जजमेंट ऑफ द कोर्ट, ठीक है, और जो जजमेंट ऑफ कोर्ट है, ठीक है, या ऑर्डर है, ठीक है, वो क्या था, विदाउट जुडिक्शन था, और नीचे वाली पार्टी ये बिलीव कर रही है कि हाँ विद इन जुडिक्शन ही दिया कोर्ट ने डिसीजन, तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर देती है, तो ये एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एक व्यक्ति जिसे क्या है कि इंटॉक्सिकेट किया गया है, उसकी बिना कंसेंट के, बिना विल के, अगर वो काम करता है कुछ, उसको कोई समझ ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको बिना किसी कंसेंट और उसकी नॉलेज के ऐसा किया गया है, ठीक है, इंटॉक्सिकेट किया गया, तो उसके लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल से केसेज हैं, उसको ध्यान से समझना। जैसे डॉक्टर का केस है, तो वहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति क्या है कि दूसरे डॉक्टर जो है दूसरे व्यक्ति जो पेशेंट है उसके बेनिफिट के लिए, ठीक है, उसका इलाज करता है, उसको मतलब ये आइडिया नहीं है, उसका मकसद जो है दूसरे बंदे की डेथ कॉज करना नहीं है कि ठीक है, मर्डर करना नहीं है, डेथ कॉज करना नहीं है, बट इलाज में उसकी अगर मौत हो जाती है तो डॉक्टर इसमें लायबल नहीं होते। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से हैं जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, इसको आराम से देखना है, याद करना है, ठीक है, और चैप्टर क्लोज होता है आपका यहीं पे। ठीक है, चैप्टर देखिए आईपीसी का जो है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें एक बार तो आपको ध्यान से समझना है, और फिर थोड़ा बहुत क्रैमिंग पार्ट भी है, जैसे आपको अच्छे से याद रखना पड़ता है यहाँ पे कि कहाँ पे क्या है, कितनी पनिशमेंट कहाँ पे कैसे है। ठीक है ना, चलिए, तो ये चैप्टर खत्म होता है यहीं पे, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।